लेकिन जो थोड़ा इधर उधर किए उनको मार दिया। ऐसे हालात दोबारा न हो, यह हमें सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बंगाल में बहुत कम लोग जोगीनाथ मंडल के बारे में जानते हैं। यहीं आके इधर गुमनामी की जिंदगी उन्होंने बंगाल में आके जिया। हाँ हाँ, तो बात यह हो रही कि समाधान क्या है इसका। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह होगा कैसे? क्या केवल समाज के जागृत होने से हो जाएगा? केवल एकल भारत अभियान कर लेगा, या विश्व हिंदू परिषद कर लेगा, या बजरंग दल कर लेगा, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने संगठन है वो कर लेंगे? समाज और शासन के काम में बहुत अंतर होता है। समाज को जो काम करना चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए आपने शासक को बैठा रखा है, अगर वो अपना काम न करे तो फिर जनता को तो कुछ करना ही पड़ेगा। बंगाल की डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि 2017 से मेरी पीआईएल है, बंगाल सरकार ने आज तक जवाब भी दाखिल नहीं किया। कुछ नहीं बताया कि वो घुसपैठियों को पहचान करने के लिए क्या स्टेप उठा रही है। 6 साल बीत चुके हैं अभी तक। और तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में आधार बनवा रहे हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बना रहे हैं, बॉर्डर पे इंटर कर 2,000 रुपए देकर इंटर कर रहे हैं। 2,000 में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 3,000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 10-12 हजार रुपए में 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं। और उसके बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। किसका पैसा है? आप लोगों को। तो कम से कम जिसके पैसे से घुसपैठियों को खिलाया पिलाया जा रहा है, उनको तो बोलना ही चाहिए ना। भारत के टैक्स पेयर को तो बोलना चाहिए कि भैया मेरे पैसे से कर क्या रहे हो? ये पैसा हम दे रहे हैं भारत की सुख शांति समृद्धि के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए। घुसपैठियों को सशक्त बनाने के थोड़ी दे रहे, उनको सबल बनाने के थोड़ी दे रहे। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। 5,000 केवल। जिस पर्शिया में वहां पारसी रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगा, आश्चर्य होगा कि पारसियों का कल्चर पूरी तरीके से सनातन धर्म से मिलता है। सारे शुभ कार्य गौमूत्र छिड़क के करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो मकान का मालिक बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। मैंने पारसी कल्चर को अच्छी तरीके से देखा है। सारे काम पूरा एकदम मिलता जुलता। मुझे समझ में आता उसको पारसी बोलते क्यों है। एकदम पूरा हिंदुज्म। हवन करते हैं, अग्नि को मुख्य देवता मानते हैं। 5,000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया। न वहां पारसी कल्चर बचा, न पारसी भाषा बची, न पारसी संस्कृति बची। पारसी बड़े शांत होते हैं, न समृद्ध होते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। आज उस पर्शिया जब से ईरान बन गया तब से क्या स्थिति है? बदहाली है कि नहीं? तो अगर हम वास्तव में विकास चाहते हैं तो इस चीज को तो हमें तय करना ही पड़ेगा कि भारत का कल्चर, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति मजबूत हो या विदेशी। मैं किसी भी संस्कृति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमें यह तो समझना पड़ेगा कि दुनिया में केवल एक ही संस्कृति ऐसी है जहां महिला और पुरुष को समान, छोड़ो महिला को पुरुष से ऊपर माना गया। आपको दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी भी रिलीजन में
महिला को पुरुष से ऊपर नहीं रखा गया, केवल एक में रखा गया, नारी तू नारायणी। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। महिलाओं के प्रति 3 भाव है पूरी दुनिया में। 3 भाव कौन से? एक भाव है अमेरिका का, यूरोप का, कि महिला पुरुष एक समान है, लेकिन महिला पूज्य नहीं है, पूज्य नहीं है, हां समान है, इक्वल राइट। लेकिन एक भाव वहां यह भी है कि महिला उपभोग की वस्तु है। दूसरा भाव अरब का, महिला पुरुष समान नहीं है, महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन प्राइवेट। ये भारत का भाव है कि नहीं, बेटी पूजनीय होती है। इसलिए हमारे यहां और लड़कों की पूजा किसी त्योहार पर नहीं होती, लड़कियों की 2 बार पूजा होती है साल में, दोनों नवरात्रि में पूजा होती है। दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी में भी गॉडेस की पूजा नहीं होती, केवल एक रिलीजन में होती है, सनातन धर्म में नवरात्रि। पूरी दुनिया में किसी भी देश में देश को माता नहीं मानते, बहुत सारे देश में कुछ नहीं मानते, कुछ देश में फादर मानते हैं, देश को फादर कहते हैं। पूरी दुनिया में इकलौता देश है भारत, जहां भारत को माता कहते हैं। पूरी दुनिया में आपको गृहिणी का कोई समानार्थी मिलेगा ही नहीं। गृहिणी पूरा का पूरा गृह, गृह मतलब घर, पूरा घर जिसका ऋणी हो, क्या हुआ? गृहिणी। इसका समानार्थी है क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, इन 6500 में किसी में भी गृहिणी का समानार्थी नहीं है जहां यह कहा गया हो एक शब्द में, नहीं, जिसका पूरा घर ऋणी हो, गृहिणी। गृह ऋणी, पूरा घर ऋणी। पूरी दुनिया में आपको यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, किसी भाषा में ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है। तो यह परंपरा बढ़नी चाहिए, यह परंपरा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में तो उल्टा हो रहा है। आपके जिलों की डेमोग्राफी बदलती जा रही है और ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो न सभी इंसान को एक समान मानते हैं, न महिला पुरुष को एक समान मानते हैं। और घुसपैठ कितना खतरनाक होता है, इसका एग्जांपल फ्रांस में देख लीजिए। नहीं, अभी तो सेकंड फेज था, इसका एक फेज पहले आया था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में मोरक्को ने फ्रांस को हरा दिया। मोरक्को ने फ्रांस को हरा दिया तो मोरक्को से आए हुए शरणार्थियों ने फ्रांस में आगजनी कर दिया। वो मोरक्को से आए थे और फ्रांस ने उनको रोटी कपड़ा मकान दिया और उन्होंने फ्रांस को जलाया। ये सेकंड फेज, आप लोगों ने जो 3 महीने लंबा चला, वो सेकंड फेज है उसका। एक फेज आया था 15 दिन के लिए भी आया था, वो घुसपैठी है फ्रांस ने। इसलिए कहता हूं कि अगर हमने, अब इसका समाधान क्या है? समाधान समाज नहीं कर सकता, समाज की एक सीमा होती है। हमारे देश में हजारों की संख्या में धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं। मैं पूछता हूं क्या काम करते हैं? कहते हैं जी मैं धर्मांतरण रोकता हूं, घर वापसी कराता हूं। भारत में धर्मांतरण रुक गया क्या? रुका? चीन में तो कोई इतने एनजीओ नहीं है, कोई इतने सामाजिक संगठन नहीं है, कोई इतने दुनिया भर के नहीं है, फिर वहां धर्मांतरण क्यों नहीं होता? एक चीज याद रखिए, ये जो परमाणु बम बनाया जाता है ना, ये चलाने के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? ये अग्नि मिसाइल हमने बना लिया ना, पहले 3000 2500 किलोमीटर, 3000 4000, अभी 7500 किलोमीटर तक बना लिया। वो किस लिए? दिखाने के लिए, डराने। ऐसे ही अधर्म का नाश करने के लिए जो हमारा संविधान कहता है, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करो, आर्टिकल 14, अधर्म का नाश करो, वो कानून जो कठोर बनाने का आदेश देता है संविधान, वो सबको फांसी देने के लिए नहीं देता। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जहां जहां कानून कठोर है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है,
इसका जीता जागता उदाहरण दुबई। 50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, आज दुबई डेवलप हो गया। और 50 साल पहले बंगाल में सब कुछ था, आज बंगाल क्या हुआ? बीमार उराज हो गया। जो लोग हैं वो भी अपना एक अल्टरनेटिव सोच के बैठे हुए हैं। जो यहां पे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक डर है कि 10 साल 20 साल के बाद हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढ के रखना है। क्यों? जो भी है, लेकिन नियम कानून में गड़बड़ी तो है। 50 साल में सिंगापुर डेवलप हो गया, 50 साल में दुबई डेवलप हो गया, 50 साल में जापान डेवलप हो गया, 50 साल में चाइना डेवलप हो गया, और हम जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री, जहां हमारी जीडीपी 2000 साल पहले 40% थी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री नहीं थे तो सब लोग इधर ही क्यों आए? चोर लुटेरे कहां जाते हैं? जंगली एरिया में जाते हैं क्या? चोर लुटेरे झोपड़पट्टी में चोरी करने जाते हैं क्या? कोठियों में जाते हैं, बड़े कोठियों में, जहां खुशहाली होगी। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी और जितने खिलजी फिलजी थे, ये सारे भारतीय क्यों आए? यहां समृद्धि थी, पैसा था, सोना था, सब कुछ था। और हमारे पूर्वजों ने थोड़ी भूल किया, और उस भूल का खामियाजा हमने लंबे समय तक झेला। आपके घर में एक सांप घुस जाए तो आप क्या करोगे? उसको चलो बड़े दयालु हो तो ऐसे डंडे से पीट के भगा दो। दूसरी बात फिर घुसा तो चलो फिर भी थोड़ा एक बार माफ कर दिया। एक सांप को अपने घर में आप कितनी बार घुसने दोगे? आप चौथी बार, पांचवी बार गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एक अपने सांप को अपने घर में आप कितनी बार घुसने दोगे? 4 बार, 5 बार, 6 बार? हमारे पूर्वजों से कहीं न कहीं भूल हुई। 18 बार किसी को माफ करना, 18 बार माफ करना, और 18वें बार उसको मौका मिला तो उसने नहीं छोड़ा। वो एक भूल हमारे लिए 500 साल भारी पड़ गई। एक भूल कितने साल? 500 साल। इसीलिए शासक की एक भूल बहुत भारी पड़ती है। परिवार के मुखिया की भूल से केवल परिवार परेशान होता है, गांव के मुखिया की भूल से केवल गांव परेशान होता है, लेकिन जब राज्य का मुखिया भूल करता है तो पूरा राज्य परेशान होता है। और कहीं न कहीं यहां पे इतने मुख्यमंत्री आए, विधान चंद्र राय जी आए, प्रफुल्ल चंद्र सेन जी आए, अजय कुमार मुखर्जी जी आए, प्रफुल्ल चंद्र घोष जी आए, सिद्धार्थ शंकर राय साहब आए, ज्योति बसु जी रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, अभी दीदी हैं यहां पे। कभी भी बंगाल का विभाजन हो गया, घुसपैठ डे 1 से हो रही है, लेकिन बंगाल की विधानसभा में कभी घुसपैठ पे चर्चा ही नहीं हुई मेरी जानकारी में। आप लोग फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा कि हां कभी चर्चा हुई हो और एक आध हफ्ते का विशेष सत्र बुलाया गया हो कि भाई कैसे घुसपैठ हो रही है, क्या करना है, इनको निकालना है तो क्या करना है, यहां एनआरसी लागू करना है, कैसे करना है, कभी चर्चा हुई क्या? बुलाया किस लिए? 50,000 रुपए में पासपोर्ट मिला। आपने सर, आपका ऑफिस है, आपने नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया। अब आप उसको हर बार थोड़ी बोलोगे कि जब कोई कुत्ता बिल्ली आए तो उसको मार मार के भगाना। अरे उसको किसी काम के लिए बैठा रखा है, वो अपनी ड्यूटी निभाए। वैज्ञानिकों ने अपना काम ईमानदारी से किया, डॉक्टरों ने अपना काम ईमानदारी से किया, खेतान साहब जैसे लोग ही पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं अपने लीगल फील्ड में। लेकिन कहीं न कहीं हमारे, जिनको हम माननीय कहते हैं, कानून निर्माता कहते हैं, इन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया।
जैसे डॉक्टर का काम है सर्वोत्तम दवाई देना, ड्राइवर का काम है सर्वोत्तम विधि से गाड़ी चलाना, मिस्त्री का काम है सर्वोत्तम विधि से दीवार बनाना, खाना बनाने वाला का काम है सर्वोत्तम तरीके से भोजन बनाना, वैसे कानून निर्माता का काम क्या है? सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन चर्चा ही नहीं हुई। और एक बात याद रखिए, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित। यहां हमारी माताएं बैठी हैं, खाना बनाना बहुत बढ़िया आता हो, लेकिन किचन में तेल मसाला गड़बड़ हो तो अच्छा खाना नहीं बनेगा। वैसे शासक अच्छा भी हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो न घूसखोरी कम होती है, न जमाखोरी कम होती है, न मिलावटखोरी कम होती है, न कालाबाजारी कम होती है, न नशा तस्करी कम होती है, न मानव तस्करी कम होती है। आपके बंगाल में जो समस्याएं हैं, इस समय बंगाल के थाने दलाली के अड्डे बन गए, बंगाल की तहसीलें कमीशन खोरी का अड्डा बन चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकना शुरू हो चुका है। घुसपैठिए आ रहे, अवैध हथियारों का कारोबार हो रहा है, बम बनाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। इसको रोकना समाज का काम नहीं है। इसी को रोकने के लिए तो ये पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सांसद, विधायक, डीएम, कलेक्टर बनाए हुए हैं। अगर ये नहीं जाग रहे हैं, इनको जगाने का काम पढ़े लिखे लोगों का है, ऐसे युवाओं का है। देखिए युवा बैठे हुए, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने पलायन करने के लिए सोच लिया है, 20-25 साल के बाद पलायन करना है, फिर तो कोई बात नहीं। आपने अगर पलायन का नहीं सोचा हुआ है तो आपको कानून के बारे में सोचना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जातियों में बटे रहे, इसलिए बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे। अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए गुलाम बने हुए हैं। अदरवाइज वो जितने लुटेरे पहले आए थे, कोई बहुत बड़ी बड़ी सेना लेके नहीं आए थे। लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं, उनसे लड़ने वाला काम केवल क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों ने सोचा हमारा काम केवल पूजा करना है। वैश्यों ने सोचा काम हमारा काम तो केवल व्यापार करना है। दलित भाइयों ने सोचा भाई हमारा काम तो है ही नहीं लड़ना लड़ाना, लड़ने वाला काम किसका? केवल क्षत्रिय का। बटे रहे। अदरवाइज अंग्रेज भी आए थे तो आपके यहीं पे डायमंड हार्बर पे आए थे ना, और 300 आए थे, केवल 300। और लोग बताते जब वो 300 उतरे जहाज से तो करीब 3000 लोग वहां पे शाम को पिकनिक मना रहे थे। एक एक पत्थर उठाया होता ना, तो जिस जहाज से उतर रहे थे उसी में बैठ के फिर भाग गए होते हो। भारत गुलामी नहीं होता। अगर जैसे देख लिया ये विदेशी लोग, भाई चेहरे से पहचान में आ ही गया होगा ना, जो घूम रहे थे उस समय हमारे पूर्वज डायमंड हार्बर में घूम रहे थे, चेहरे से पहचान लिए होंगे। अगर पहचान के पूछे होते भाई तू कहां से आ गया, क्या करने आया यहां पे, और वहीं दौड़ा लेते पत्थर लेके, तो हमारे देश में शायद ब्रिटिश हुकूमत नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान ने अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में गजनी का सर कुचल दिया होता तो हम 700 साल, 500 साल गुलाम नहीं होते। ये भूल हुई है, लेकिन उस भूल से हमने सीखा नहीं। आज भी हम उस भूल को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिविलाइजेशन वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर पे भारत में। दो तरीके की सोच है। एक सोच है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। दूसरी है एकोहम द्वितीयो नास्ति। एक सोच है सब समान है, सबका कल्याण हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। दूसरी है नहीं, हम पाक हैं, तुम नापाक। एक सोच है यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी नहीं, महिलाएं उपभोग की वस्तु। इन दो सोच में टकराहट है। और कहते नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा था जब धर्म युद्ध हो तो या तो आप धर्म के साथ खड़े हैं और धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप अधर्म के साथ खड़े हैं। धर्म युद्ध में कोई सेकुलर नहीं होता, या तो धर्म के साथ होता है या तो
कोई पंथ निरपेक्ष नहीं होता धर्म युद्ध में। क्या आप इधर है, नहीं उधर है। इधर अगर आप इधर नहीं है तो ये मान के चलिए आप कहीं ना कहीं उधर वाले की मदद कर रहे हैं। और आज भी इतने 75 साल के बाद भी हम अपने अमृतकाल मना रहे हैं। मैंने सर धर्मांतरण के खिलाफ एक पीएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैंने 5-6 मांगे थी हमारी। मैंने कहा धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करिए। ऐसा हमारी 5-6 मांगे थी। मेरी उस पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए बाबूजी 10 पीआईएल आई, और उस मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर करते हैं। पता नहीं कितना पैसा उनको मिलता, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो कह रहे कि नहीं जिनकी पीआईएल डिसमिस कर दो। वो पीआईएल मैंने फाइल किया था तमिलनाडु में, एक लड़की लावण्या थी, आपने सुना होगा लावण्या सुसाइड केस। उसको फोर्स किया जा रहा था, तुम कन्वर्ट हो जाओ। उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने उस लावण्या केस को बैकग्राउंड बना के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्लस हमने एक डायरेक्शन मांगा था। मैं आज आप सब कलकत्ता के प्रबुद्ध लोगों से पूछता हूं, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, एनएसए। खेतान साहब जानते हैं, एडवोकेट्स जो यहां बैठे जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन मेरी जानकारी में पूरे बंगाल में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन बंगाल की सरकार ने एक भी बार एनएसए नहीं लगाया। न धर्मांतरण कराने वाले किसी मिशनरी पे एनएसए लगाया, न धर्मांतरण कराने वाले किसी और संगठन में एनएसए लगाया। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण से वैमनस्य पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी होती है। एक आदमी धर्मांतरण कराता है, 10 आदमी आके वहां खड़े हो जाते हैं, हंगामा शुरू करते हैं। होता ही नहीं होता। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम ही यूएपीए। आज तक बंगाल की सरकार ने कभी भी धर्मांतरण के मामले में यूएपीए नहीं लगाया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है। उसमें एक व्यक्ति काम नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई उसको बाइक उपलब्ध कराता है, कोई सामान उपलब्ध कराता है, कोई उसको लिटरेचर मुहैया कराता है। एक पूरा नेटवर्क होता है। बंगाल में धर्मांतरण कराने वालों पे कभी आज तक गैंगस्टर नहीं लगा। मैं धन्यवाद दूंगा यूपी सरकार को। जैसे ही मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हां धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को जिसको जस्टिस एमबी शाह हेड कर रहे थे। जस्टिस एमबी शाह ने 14 नवंबर 2022 को मौखिक रूप से नहीं बल्कि उसको ऑर्डर में डिक्टेट करा दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके बाद से बाबा की पुलिस एक्टिव हो गई। गाजियाबाद में गेम के जरिए कन्वर्ट किया, ठोक दिया उसके ऊपर एनएसए। अब तो अच्छा, एनएसए जब पहली बार लगता है तो हाई कोर्ट जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है। एक कमेटी होती है, उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है। गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया, एक आदमी गेम के जरिए कन्वर्ट कर रहा था, गेम बना के। आपने सुना होगा अगर आप अखबार हो। उसके ऊपर एनएसए लगाया, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया कि हाँ ये कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर 2022 को मेरे पीआईएल में ऑर्डर में लिखवा चुका है कि हाँ धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अब उसके बाद लगातार लगा रहे। अगर आपकी बंगाल की सरकार भी धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाना शुरू कर दे, एनएसए का मतलब 1 साल तक बेल नहीं होती, 1 साल जमानत नहीं होती, तो धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं? लेकिन तो सैकड़ों की संख्या में धर्मांतरण रोकने के लिए लोग काम कर रहे हैं, घर वापसी के काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जितना अभी तक प्रभाव है उसका 100 गुना प्रभाव होगा। सरकार धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाना शुरू कर दे, धर्मांतरण कराने वालों पर यूएपीए लगाना शुरू कर दे।
धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे। और अभी वो सर मेरी पीआईएल चल रही है, तब तक वो जस्टिस शाह रिटायर हो गए, उसके बाद मैटर लगा नहीं। मैंने उसमें ये कहा था कि धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है। आप बताइए, हमारी संस्कृति के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? जहां हमारी संस्कृति कहती है नारी तू नारायणी वसुधैव कुटुंबकम यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, उस व्यक्ति को जो आज तक यह सोच रहा था कि सभी इंसान एक समान होते हैं, उसको एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो मानता ही नहीं सब एक समान होते हैं, यह इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं हमारे सिविलाइजेशन पे? उसके लिए एग्जिस्टिंग इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है, वेज वॉर। अभी मैटर आएगा, मैं तो दलील दे रहा हूं, यह धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है। जैसे एनएसए लगना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, वैसे इनके खिलाफ वेज वॉर की धारा लगनी चाहिए। और वेज वॉर में आजीवन कारावास और फांसी होती है। अगर वास्तव में इस देश से धर्मांतरण रोकना है तो आपको वेज वॉर लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास, फांसी की सजा देना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। इनको विदेशों से इतनी फंडिंग हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके मुकदमे को चलाना पड़ेगा। जब तक सजा नहीं होगी तब तक धर्मांतरण करते रहे। 100 संगठन कर रहे हैं, हम करें 1000 संगठन काम कर लें, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इतना पैसा आ रहा है, एफसीआरए के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, हजारों करोड़ की फंडिंग है। सेम वही घुसपैठ पे है। सरकार केवल एक काम कर दे, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे, एनएसए लगाना शुरू, वेजवार घोषित कर दे। और वास्तव में घुसपैठ वेजवार है। जहां जहां जिन जिन देशों में घुसपैठ हुई है वहां पे युद्ध हुआ है, ये इतिहास बताता है। इराक में घुसपैठ हुई, युद्ध हुआ, पर्शिया ईरान बना। फ्रांस में घुसपैठ हुई, युद्ध शुरू हो गया। यूरोप के कई देशों में आगजनी शुरू हो चुकी है। जहां जहां घुसपैठ हुई है वहां हिंसा शुरू हो चुकी है। तो ये इसको सीधे सीधे अगर घोषित कर दें, वेज वॉर लगाना शुरू करें, 10-20 को सजा देते ही ना, बाकी अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। इलाज कानून है, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, एक्सीडेंटल लॉयर बन गया, मुझे इतनी लेकिन हाँ, मैं केवल इतना करता हूं सर कि संविधान को ना भारत के चश्मे से पढ़ता हूं, बस इतना ही अंतर है। कुछ लोग इसको कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ते हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ते हैं, कुछ कहीं के चश्मे से पढ़ते हैं। हम तो इसको भारत के चश्मे से पढ़ते हैं। इसलिए संविधान में धाराएं वही हैं। कुछ लोग कहते हैं संविधान में बदलाव की जरूरत है, संविधान में हम कुछ करने की जरूरत नहीं। इस संविधान को भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय जो हमारे दर्शन था उसके अनुसार लागू करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे लोग कहते हैं कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन है। हाँ, रिलीजन तो है, लेकिन रिलीजन क्या है पहले उसको डिफाइन कर लो। क्या जो लोगों को एक समान न माने उसको रिलीजन मान सकते हैं क्या? जो हिंसा, जिसकी किताब में हिंसा लिखी हुई हो उसको रिलीजन मान सकते हैं क्या? जो महिला पुरुष को समान न माने उसको रिलीजन मान सकते हैं क्या? जो जिसकी किताब में दूसरों को कन्वर्ट करना एक अच्छी बात लिखी हो उसको रिलीजन मान सकते हैं क्या? तो धर्म तो नहीं हो सकता। जो धर्म नहीं हो सकता उसको धार्मिक अधिकार कैसे मिलेगा?